नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आरवी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसा कि हम लोग इतिहास में कर्ण वंश पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। देखिए, अब मौर्योत्तर काल जब आ गया, मौर्योत्तर काल पहले से शुरू हो गया था, ठीक है ना। जैसे ही शुंग वंश आए थे, कर्ण वंश आए थे, अब ऐसे पता अब बाहर से लोग आएंगे, विदेशी आक्रमण होना शुरू हो जाएगा। अपना भारत कई भागों में बट जाएगा। कहीं कोई साम्राज्य बनेगा, कहीं कोई राज्य बनेगा, तो ऐसी चीज़ें अब शुरू हो गई। चलिए अब शुरू करते हैं। अब जो भाई यहाँ पे राज करेंगे वो विदेशी शासक। कौन करेंगे? विदेशी शासक। चलिए, तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे कौन आएंगे देखो। इंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण, ये सारे वंश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए विदेशी शासक से पहले शुरू करते हैं। कौन? देखो, मौर्य काल के पतन के बाद, मौर्य काल के मतलब आखिरी शासक कौन था? बृहद्रथ था। जब उसका पतन हो गया, फिर किसने गद्दी हथियाई थी? पुष्यमित्र शुंग ने, जो उसका कौन था? सेनापति था। तो जब उसका पतन हुआ, पतन होने के बाद फिर क्या हुआ कि एक तो बृहद क्षेत्र था, काफी बृहद क्षेत्र था उनका। जब बृहद्रथ था तो साम्राज्य छोटा हो गया था, क्यों? काफी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन उससे पहले भी अगर माना जाए तो बहुत बड़ा क्षेत्र था। अब ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों पे अब जो अधिकार आधिपत्य जमाएंगे वो विदेशी। अब विदेशी कौन से? कोई बाहर से, शक है, पल्लव हैं। अब ऐसे लोग आके आक्रमण शुरू करेंगे। चलिए, कहाँ से शुरू होता है? हिंद देवन या इंडो ग्रीक। क्या हुआ? मौर्योत्तर काल में बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया कैसे बोलते हैं? आज के अफगानिस्तान को। वहाँ के जो यवन थे, उनका कहाँ क्या नाम था भाई? पहले जो आए थे, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस एक पहले ऐसे यवन थे जिन्होंने आक्रमण, मतलब सफल आक्रमण किया। ऐसी बात नहीं, आक्रमण पहले भी हुए थे, लेकिन अगर सफल आक्रमण की बात करें तो डेमेट्रियस प्रथम। कब? लगभग 183 ईसा पूर्व में। इन्होंने क्या किया? पंजाब का, डेमेट्रियस डेमेट्रियस थे, पंजाब का एक बहुत बड़ा भाग जीत लिया। पंजाब क्षेत्र से घुसे और एक बहुत बड़ा भाग इन्होंने युद्ध में जीत लिया। और राजधानी कौन सी बनाई अपनी? शाकल। शाकल को अपनी राजधानी बना ली। इसने जो राजा की उपाधि धारण की, राजा की उपाधि भारतीय राजा जैसी, मतलब उसी तौर तरीके से राजा बना। कहाँ का? पंजाब का। कौन बना? डेमेट्रियस, यूनानी ने। और इसने यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों वाले सिक्के चलाए। मतलब फिर उसने जो मुद्रा बनाई, जो सिक्के चलाए, वो कौन सी भाषा में चलाए? यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपि। अच्छा, खरोष्टी लिपि आप जानते हैं कब की थी? अशोक के समय की। अशोक के कुछ अभिलेख शिलालेख हैं जो खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। तो उसने जो सिक्के चलवाए थे, किस हिसाब से? कुछ यूनानी में और कुछ खरोष्टी में। चलिए, अब इस समय क्या हुआ भाई? बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान से तो जो आके यहाँ पे इन्होंने आक्रमण कर लिया, पंजाब का एक क्षेत्र जीत लिया। लेकिन जो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान में, किसने अपना आधिपत्य जमा लिया? यूक्रेटाइड्स ने। किसने? यूक्रेटाइड्स ने। और इसने फिर बाद में पता भारत पे आक्रमण किया, आधिपत्य अपना जमा के बैक्ट्रिया में, फिर भारत पे आए भाई आक्रमण करने, और आक्रमण करके तक्षशिला को अपनी राजधानी बना ली। किसको? तक्षशिला को। तक्षशिला को राजधानी बनाई। अब उस समय का तक्षशिला काफ़ी फेमस था, क्यों? भगवान बुद्ध के। अच्छा, आपको पहले भगवान बुद्ध थे, फिर अभी भी पढ़ेंगे इसी मौर्योत्तर काल में कि अब उनकी जब मूर्ति पूजा शुरू होगी, कब होगी, कौन करवाता है, ये करके जानेंगे आगे। अब जो भारत के जो साम्राज्य थे, भारत के जो साम्राज्य थे वो कितने भागों में बट गए? दो कुलों में। अब बैक्ट्रिया आए, बैक्ट्रिया भाई आधिपत्य वहाँ भी जमा लिया, ये बनाया, उन्होंने पंजाब जीत लिया। अब वो दो भागों में बट गए। कौन से? डेमेट्रियस और यूक्रेटाइड्स, इन दो वंश के भागों में बट गए। चलिए, डेमेट्रियस ने क्या हुआ भाई? राजधानी क्या बनाई थी? साकाल, मतलब सियोलकोट में। अब इस वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर बात करी जाए, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा तो कौन थे? मिनांडर। दोस्तों, बौद्ध साहित्य में इन्हें
चलिए, इन्होंने राजधानी क्या बनाई? सालकोट। अब इस राजधानी का सबसे प्रतापी राजा तो कौन था? मिनांडर। मिनांडर बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद नाम से भी जानते हैं। बौद्ध साहित्य में उनकी जो साहित्यिक किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनमें इन्हें क्या बताया गया? मिलिंद। मिलिंद बताया गया, मिलिंद। अच्छा, बौद्ध धर्म में इन्हें क्यों जाना जाता? कि इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था, वाद विवाद होने के बाद। एक पुस्तक है मिलिंद पिन्हो, मिलिंद पिन्हो, उसमें इनके जानकारी मिलती है। देखिए, मिनांडर के जो सिक्के थे, मिनांडर ने जो सिक्के चलवाए थे, कहाँ मिले थे? भड़ौच, भड़ौच था। और उसके अगले काम मिले थे कौसाम्बी के पास, रेहे। कौसाम्बी के पास एक जगह है रेहे, वहाँ पे मिले थे सिक्के। कहाँ से मिले थे? भड़ौच से। और अभिलेख कहाँ से मिले थे? कौसाम्बी के पास एक जगह है रेहे, वहाँ पर मिले थे। एक बौद्ध धर्म में मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, वहीं पे इनकी चर्चा मिलती है। किसकी? मिनांडर की या फिर मिलिंद की। इसलिए एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन, एक बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। भाई इनका आपस में वाद विवाद हुआ। लास्ट में इन्होंने क्या किया? भाई बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने की मतलब पूरी कथा है। लास्ट में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना ही लिया। किसने? मिनांडर ने। और जो उसकी राजधानी थी सागल, वो शिक्षा और व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र थी। सागल शिक्षा और व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है ना। अब दूसरा वंश हुआ भाई यूक्रेटाइड्स। अब जो इसकी राजधानी थी कौन सी थी? तक्षशिला। कौन सी थी? इन्होंने राजधानी तक्षशिला बनाई। अब तक्षशिला बनाने के बाद और यहाँ के जो सबसे प्रतापी राजा थे, मतलब इस वंश के सबसे प्रतापी राजा की अगर बात करें तो कौन थे? एंटियालिक डास, एंटियालिक डास थे। शुंग वंश के जो शासक थे भागभद्र, भागभद्र। विदिशा, विदिशा कहाँ था? आपको पता ही है, कहाँ पे? एमपी में, एमपी में विदिशा। वहाँ पे जो स्थित दरबार में एक राजदूत, राजदूत कौन से थे? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस को कहाँ भेजा इसने? विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वही इनके जो राजदूत थे ना हेलियोडोरस, क्या किया इन्होंने? विदिशा में जिसने एक गरुड़ स्तंभ की स्थापित किया था, उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया। किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने। कहाँ पे? विदिशा में, मतलब मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वासुदेव का भाई नाम अंकित है। इसी में पता चलता है भागवत शब्द का जो मिलता है ना, भागवत शब्द, तो इससे एक बात पता चलता है कि हेलियोडोरस स्वयं को भागवत धर्म ग्रहण किया था। मतलब उसके शासन काल में अगर भागवत शब्द मिलता है तो इससे हमें प्रतीत होता है कि हेरोडोट्स बता रहा हूँ मैं, एंटियोलागडिस जो हेरोडोट्स हैं, इन्होंने कौन सा भाई किया था? भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था। राजदूत थे, इन्होंने भेज दिया था भाई कि तुम जाओ वहाँ पे देखो। तो भाई गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। वहाँ पे जो लेख मिले हैं भागवत शब्द का सबसे पहले वहीं पे देखने के लिए मिला। तो इससे एक पता चलता है हेरोडोट्स जो थे वो भागवत धर्म ग्रहण करे थे या उन्होंने किया था। ठीक है। अब चलो, अब यूनानी संपर्क जो प्रभाव है, जो प्रभाव है अपने भारत पर, क्या क्या सीखने के लिए मिला, क्या क्या हमें जानने के लिए मिला और क्या क्या उनसे हमने सीख रखा है, जानते हैं। अच्छा, जब यूनानी से पता हम लोग क्या क्या सीखे? सिक्के बनाना उनसे ही सीखे हैं। कुछ चीज़ों की जैसे कि ग्रह हैं, नाम है, सप्ताह है, ऐसी चीज़ें वही लोग जब उनके यहाँ पे शासन था तो हम लोग वहीं से सीखे हैं। जैसे कि देखो, ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीय यूनानी से बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ। जैसे कि सप्ताह, सप्ताह का मतलब क्या? 7 दिन, 7 दिन विभाजन, ये नाम कहाँ से सीखे? यूनानी से। फिर उसके बाद ग्रहों के नाम उनसे ही सीखे। नक्षत्रों को देखकर भविष्य बताने की कला थी, जो ग्रह देखकर, जो नक्षत्र देखकर, ऐसी जो चीज़ें थी, ये जो कला थी कहाँ से सीखे? यूनानियों से। यूनानियों से ही ये हम सीखे थे। चलिए, फिर भाई सिक्के बनाने की जो कला थी, सिक्के बनाने की जो कला थी, इनसे ही सीखे, इनसे ही सीखे। और इन्होंने सबसे पहले
सोने के लिखित सिक्के चलाए थे। किसने? यूनानियों ने। सबसे पहले अगर सोने के सिक्के किसी ने चलाए थे तो किसने? इन्होंने। जिन पर क्या था भाई? एक और राजाओं की मूर्ति थी और दूसरी ओर देवता या कोई चिन्ह वहाँ पे प्रतीत आकृति बना देते थे। इनकी द्विभाषीय सिक्के भी चलाए। द्विभाषी कौन से? एक तो यूनानी, एक खरोष्ठी। दो भाषा भी पहले पढ़े थे ना, दो ही भाषा में इन्होंने सिक्के चलाए। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, हेनदेवन संपर्क कारण हेलेनिस्टिक कला का जन्म हुआ। दोस्तों एक शैली या कला हम कह सकते हैं हेलेनिस्टिक, उसका जन्म यहीं से हुआ। किससे सीखा? यूनानियों से। और जिसका आदर्श रूप हम बोलें गांधार कला में दिखाई देता है। गांधार शैली, गांधार शैली जो है अभी आगे पढ़ेंगे। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति बनी है, जो उनकी कला है, ऐसी चीज़ें जो अपनी कला सीखे गांधार शैली में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है ना? किसका? हेलेनिस्टिक कला का। संस्कृत नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग होने लगा। जो नाटक, संस्कृत नाटक होते थे उसके लिए एक शब्द प्रयोग होने लगा, यवनिका। ठीक है? पर्दा प्रथा का आरंभ यहीं से माना जाता है। पर्दा प्रथा जैसे कि अभी मानते हैं कि भाई घर में जो बहू बेटियां हैं वो पर्दा करती हैं अपने बड़ों का, तो ये जो प्रचलन था, ये जो प्रथा थी, पर्दा प्रथा, वो कहाँ से शुरू हुई? यहीं से शुरू हुई भाई, यूनानी ही करके गए। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में यूनान भारत का ऋणी है। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भारत का ऋणी है। कौन ये ऋणी है भाई? यूनान। यूनान भारत का ऋणी है। कई यूनानी राजाओं ने भारतीय धर्म को अपनाया। सोचिए, ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार, ऐसी संस्कृति अपनी देश में थी कि लोग विदेश से आके यहाँ पे अपना धर्म ग्रहण करते थे। और आज के समय में हम विदेशी बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो परिवर्तन है। अब सोचो, चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए। हेलियोडोरस नामक जो राजदूत था उसने भागवत धर्म एवं मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मिनांडर ने क्या क्या किया भाई? बौद्ध धर्म को अपना लिया। बताया नहीं? बाद में मिनांडर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। अब संभवतः तपस्या और योग की जो क्रियाएं यूनानियों ने भारतीयों से ही सीखी। भाई अगर योग की बात करी जाए तो पतंजलि थे अपने योग गुरु, याद आए? किसके समय में थे? पुष्यमित्र शुंग के, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। उनके समय में जो योग गुरु थे अपने पहले योग गुरु, तो बाहर से लोग आके सबसे पहले योग और तपस्या मतलब आत्मज्ञान की कला जो सीखी, तो विदेशी यहाँ पे आके अपने भारत में सीखी। ठीक है? अब भाई कौन सा वंश आएगा? पल्लव, अरे सॉरी शक, मतलब सीथियन। शक के बाद आएंगे पल्लव। अब शक वंश में देखिए क्या है, यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया। अब शक पता क्या करेंगे? अब बिखर के आक्रमण करेंगे, बिखर के आक्रमण। ठीक है ना? भारत पर आक्रमण किया। शकों की कुल 5 शाखाएं थीं। अब सोचो, जो शक थे उन्होंने 5 जगह अपने डेरे जमा लिए कि हाँ ये राज्य हमारा, ये राज्य हमारा, ये राज्य हमारा। ऐसे 5 शाखाएं उन्होंने अपने भारत में फैला दी और बसाए भी, जिनमें से एक जो शाखा थी अफगानिस्तान में, जबकि 4 शाखाएं जो थी वो भारत में थी। एक तो बैक्टीरिया की तरफ चले गए, कुछ बैक्टीरिया की तरफ भाग गए, तो कुछ वहाँ पे बच गए, मतलब एक वहाँ पे आधिपत्य कर लिया, और 4 अपने भारत में भी। चलिए जानते हैं 4 जगह, 4 जो जगह हैं बताएंगे। और ये अपने आप को एक पता क्या बोलते थे? छत्रप। अपने आप को छत्रप कह के संबोधित करते थे। शक अपने आप को क्या कहते थे? छत्रप। चलिए अब सबसे पहले आते हैं भाई तक्षशिला के। तक्षशिला के जो शक थे इनका देखिए भाई, इसका जो प्रथम शासक माउस था, चूहा मत समझ लेना भाई, माउस माने चूहा भी होता। तो इनका जो पहला शासक था तक्षशिला का, कौन था? माउस। जबकि अन्य महत्वपूर्ण शासक एजेज व एजेलिसेज हुए। महत्वपूर्ण शासक की बात करें, अब नाम है चूहा तो कोई बात नहीं है। अब देखो इनके जो और महत्वपूर्ण शासक थे एजेज व एजेलिसेज, ये 2 हुए थे। चलिए बड़ा कर देते हैं थोड़ा।
दिखाई दिया। अब जानते हैं तक्षशिला के, तो आपने शक देख लिए। अब शक कहाँ के देखेंगे भाई? मथुरा के। कहाँ के? मथुरा के शक। इनका जो प्रथम शासक था कौन थे भाई? राजुल या राजुल। कहीं कहीं राजुल भी देखे हैं, कहीं राजुल भी कहीं कहीं देखते हैं थे। और इनके जो अन्य महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन था? चोड़ास। इसका जो महत्वपूर्ण शासक है, जिसने हाँ कुछ किया या अपना आधिपत्य में अपना अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, वो कौन थे? चोड़ास। चोड़ास थे, ठीक है। अब मथुरा के जो शक थे पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? मालवा क्षेत्र में, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य नामक शासक ने पराजित किया था। किसने किसने पराजित किया? एक राजा थे वहाँ के, विक्रमादित्य शासक थे, उन्होंने इन्हें पराजित किया था। इसके पश्चात वे भागकर कहाँ आ गए भाई? मथुरा। जब वहाँ पे ठिकाना ना लगा तो फिर मथुरा भाग आए कि भाई यहाँ तो हम पिट रहे हैं, लताड़े जा रहे हैं, भाग लो यहाँ से। भागते भागते कहाँ आगे बस गए भाई? मथुरा में। अब इसी विक्रमादित्य के नाम पर एक नवीन संवत विक्रम संवत या मालवा संवत, ठीक है, की नींव पड़ी। संवत विक्रम, ठीक है, मालवा संवत। अब इसकी नींव पड़ गई। दोस्तों ये है क्या, बताएंगे अभी। इसी के बाद अभी देखो कैलेंडर वैलेंडर सब बनेंगे जब माने जाते हैं वैसे, ठीक है, पढ़ेंगे आगे। नींव पड़ी। अब भाई और कहाँ के भाई थे? अब नासिक के शक। अब नासिक के शक के बारे में जान लो भाई। इनका जो प्रथम शासक था कौन था? भूमक। और इनका जो महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? नहपान हुआ इनका जो महत्वपूर्ण शासक था। नासिक के जो शक थे वो स्वयं को चहरात या छत्रप कहते थे। अरे वही बात भाई, शक अपने आप को किससे संबोधित करते थे? छत्रप नाम से। नासिक के एक नाम और भाई चहरात या छत्रप कहते थे। नेपाल ने मालवा, गुजरात व महाराष्ट्र एक बहुत बड़े भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। सोचो कहाँ कहाँ पे? नासिक से लेके मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, ऐसे 3 जगह में बहुत बड़े बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब एक थे भाई पेरिप्लस के अनुसार उसकी जो राजधानी थी कहाँ पे थी? मिन्नगर। और मिन्नगर है कहाँ? भड़ौच और उज्जैन के बीच में है। मिन्नगर कहाँ पे स्थित है? इसकी जो राजधानी थी कहाँ पे है? उज्जैन और भड़ौच के बीच में। फिर भाई सतवाहन शासक जो थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, इन्होंने क्या? नहपान को पराजित कर मार डाला था। भाई वो भी राजा थे यार, बहुत तगड़े राजा थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनकी चर्चा हम लोग आगे पढ़ें, इनकी कहानियाँ भी हैं कई। बहुत राजा थे, प्रतापी राजा थे, सामाजिक चीज़ों के लिए जाने जाते हैं अपने लोगों के लिए। इन्होंने मार डाला। और जोगलथम्बी जो जिला कहाँ पे है? जिला नासिक से प्राप्त जो बहुसंख्यक सिक्के थे, मतलब जोगलथम्बी नासिक में एक जगह है जोगलथम्बी, वहाँ से बहुत मात्रा में क्या पाए गए? सिक्के, जो गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा पुनः मतलब दोबारा जो पुनः अंकित किए गए। ऐसी जगह पे जब इन्हें सिक्के मिले तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या कहा? इन्हें पुनः दोबारा अंकित कर दिया, ठीक है। नहपान का दामाद, जो नहपान का दामाद था वो सातवाहन वंश का ही था। उसका शासक था ऋषभदत्त या उषावदत्त था। इनके जो दामाद थे वो कहाँ के? सतवाहन वंश के थे। फिर आओ भाई मालवा और उज्जैन के शक। भाई इन्हें भी देख लो। इनके जो प्रथम शासक थे क्या था? चेस्टन। इनके शासक कौन थे? चेस्टन शासक थे। अब बात करें महत्वपूर्ण की तो भाई रुद्रदामन और रुद्रदमन महत्वपूर्ण थे। इनके अभिलेख भी हैं गिरनार में,
रुद्रदामन का गिरनार जो अभिलेख है वहाँ पे इनके साक्ष्य जो मिलेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, रुद्रदामन वाकई एक अच्छा राजा था, हम कह सकते हैं प्रतापी राजा भी मान सकते हैं, ठीक है। जो उज्जैन के शक थे वो स्वयं को क्या कहते थे, किस वंश के मानते थे? कार्दमक वंश का, कार्दमक वंश का कहते थे। कहाँ के? उज्जैन के। उज्जैन के जो शक थे वो। रुद्रदामन के एक जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का एक जूनागढ़ अभिलेख है। ऐसे कई अभिलेख आपको मिलेंगे, गिरनार वगैरह, हाथी गुम्फा, ऐसे अभिलेख हैं, ठीक है। वहाँ पे अशोक की जानकारी मिलती हैं, बहुत से ऐसी अपनी अपनी जानकारी मिलती है। अब इनका भी एक भाई था भाई जूनागढ़ अभिलेख, वहाँ से पता चलता है कि यहाँ का जो राज्यपाल कौन था? शुभिशाख था। वहाँ पे जो जूनागढ़ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, जूनागढ़ अभिलेख से, वहाँ पर हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि वहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि उस समय जो बड़े बड़े राजा होते थे, सम्राट तो खुद होते, लेकिन छोटे छोटे राज्यों पे एक राज्यपाल नियुक्त कर देते थे, वहाँ का शासक। मतलब जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में अगर बात करी जाए, प्रेसिडेंट बहुत बड़े राजा हैं, देश के एक ही तो हैं, लेकिन हर राज्य में आपको एक राज्यपाल मिलते हैं। किस लिए? उनकी जो शक्ति है वो उनमें भी दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वहाँ के जो राज्यपाल थे शुभिशाख थे, जिसने क्या करवाया था भाई? सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील तो पहले ही बन चुकी थी, उसका जो बांध था ना उसका पुनर्निर्माण करवाया, मतलब उसका मेंटेनेंस दोबारा करवाया, ठीक है। रुद्रदामन ने सतवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को 2 बार पराजित किया। 2 बार पराजित किया। किसे? सतवाहन शासक थे, कौन थे? पुलमावी, पुलमावी को कितने बार? 2 बार युद्ध में पराजित किया। फिर क्या हुआ भाई? फिर दोनों के मध्य, मतलब दोनों के बीच भाई वैवाहिक संबंध बन गए, अब रिश्तेदार बन गए। पहले 2 बार हराया, फिर गए भाई शादी वादी का संबंध बना और दुश्मनी खत्म। अब मालवा के शकों में अंतिम जो शासक था, अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था। रुद्र सिंह तृतीय, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर पहली बार मालवा क्षेत्र पर कौन सी शैली? व्याघ्र शैली के चांदी व सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलवाए। किस शैली में? व्याघ्र शैली में। दोस्तों अब इसके बाद मतलब आगमन हो गया भाई किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। अब इसके पढ़ने के बाद सीधा आएगा भाई गुप्तकाल, गुप्तकाल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब कौन आ गया भाई? पल्लव, पल्लव या पार्थियन, क्योंकि अब भाई सीधी सी बात है, बहुत देर हो गई छेड़ाखानी, अब पल्लव को भी आने दो यार। चलिए पल्लव के बारे में जानते हैं। ये जो पल्लव थे ना, कहाँ से आए थे पता? मध्य एशिया से। कहाँ से थे? मध्य एशिया। मध्य एशिया में कहाँ से आए थे? ईरान से। इनकी जो सबसे पहले एंट्री मारी थी इन्होंने मध्य एशिया, कहाँ से मारी थी भाई? ईरान से। और इस वंश का जो प्रथम शासक था, इस वंश का, सतवाहन वंश का, सॉरी पल्लव वंश का जो प्रथम शासक था, कौन था भाई? मिथ्रेडेट्स। कौन थे? मिथ्रेडेट्स। देखिए भाई कहाँ से आए थे भाई? ईरान से आए थे। इनकी जो एंट्री मारी थी भाई ईरान से आए थे। इनके जो शासक थे, प्रथम शासक कौन थे? मिथ्रेडेट्स। और जबकि सबसे अगर महत्वपूर्ण शासक की बात की जाए तो कौन से थे? गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज महत्वपूर्ण क्यों थे? यही भाई अभी आगे और पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और महान शासक के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से भाई दमदार बंदे थे, हल्के में ना लेना। इनकी जो राजधानी थी कहाँ पे भाई? तक्षशिला में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। ये आए कब थे? राजा कब? गोंडोफर्नीज 20 से 41 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। कितने साल तक? 21 साल तक। देखिए इनके पास यानी इनके जानकारी की जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है भाई? तख्ते वही अभिलेख। कहाँ पे है? पाकिस्तान।
पाकिस्तान में कौन सी जगह पे? पेशावर ज़िले में, पेशावर ज़िले में। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ, तो जानकारी इनकी वहाँ से प्राप्त होती है। मैं कौन से अभिलेख से? तख्ते वाही अभिलेख से, तख्ते वही अभिलेख से इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इसी के काल में ईसाई संत सेंट थॉमस भारत आए थे। सेंट थॉमस एक ईसाई धर्म के गुरु थे, संत थे। वो इन्हीं के समकालीन में या इनके शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। फिर बाद में भाई कहाँ चले गए? वो दक्षिण चले गए, दक्षिण भारत में, मतलब दक्षिण की तरफ प्रस्थान कर लिया उन्होंने। तमिलनाडु में उन्हें मार डाला गया। जब तमिलनाडु पहुँचे, भाई दक्षिण भारत की तरफ चले तो तमिलनाडु पहुँचे तो उन्हें मार दिया गया। अब इस प्रकार जो है ईसाई धर्म भारत में पहली सदी ईस्वी में आया था। इसीलिए ईसा पूर्व और ईस्वी हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हाँ भाई जब से पता चला, मतलब ईसाई धर्म के ऊपर ही ये बनी है। भाई ठीक, पल्लव में तो फिलहाल इतना ही था। अब कुषाण वंश की भाई शुरुआत हुई। अब कुषाण वंश, भाई कुषाण भी तो आएंगे। ऐसे छोटे छोटे वंश आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। किसी का भी कोई भी ऐसा नहीं हुआ जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जैसे कि मौर्य साम्राज्य कितना बृहद क्षेत्र में फैला था, कितना महान था, कितने महान राजा थे वहाँ के। तो ऐसा बहुत कम सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। मौर्योत्तर काल में छोटे छोटे वंश आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, कोई बड़ी उनकी वो ना है। अब देखो भाई, कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। कौन सी जाति के थे? यूची जाति के थे। इन्होंने लगभग 165 ईसा पूर्व में पश्चिम चीन से खदेड़े जाने के बाद, कहाँ से? पश्चिमी चीन से खदेड़े जाने के बाद उनकी एक शाखा, उनकी जो एक शाखा थी, अब ये पता दो जगह बटेंगे, एक तो अफगानिस्तान चली गई और दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। जो अफगानिस्तान चलेगी मतलब बैक्टीरिया चलेगी, उनका तो टेंशन खत्म है, लेकिन जो तिब्बत में आ गई भाई उसने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध क्या छेड़ दिया? बस उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी, भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। फिर इनमें भाई एक शासक और थे, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस, यह भारत में प्रथम कुषाण शासक हुआ था। मतलब कुषाण वंश की अगर शासक की बात करें, सबसे पहले कौन सा था भाई? कुजुल कडफिसेस, जिसने पश्चिमोत्तर भारत में कुछ क्षेत्र पर अधिकार स्थापित किया। और कुजुल कडफिसेस ने भारत में केवल तांबे के सिक्के चलवाए। मतलब यूनानी जब आए थे तो भाई सोने के मतलब सोने के चांदी के सिक्के चलवाए थे, भाषा में चलवाए थे भाई। यूनानी भाषा भी थी और कौन सी थी? खरोष्टी भाषा भी थी। ऐसी लिपियों में उन्होंने भाई सिक्के चलवाए। अब उसके बाद जब ये कडफिसेस जी आए, कौन से? कुजुल, इन्होंने सिर्फ भारत में तांबे के सिक्का प्रचलन किया कि सिर्फ हमारे पास तांबे के सिक्के चलेंगे। अब इनके बाद जो आते हैं बिम कडफिसेस। बिम कडफिसेस, इनके बारे में जानते हैं भाई। यह भारत का द्वितीय कुषाण शासक हुआ जिसने तक्षशिला व पंजाब पर अधिकार कर लिया। किसने? बिम कडफिसेस ने। कहाँ पे? तक्षशिला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक शासक था। वास्तविक शासक था, मतलब अगर शक्ति देखनी हो लड़ने, मतलब जो एक बोलते ना एक प्रतापी राजा के रूप में, तो वास्तविक संस्थापक इसे ही मानते हैं। किस लिए? क्योंकि भाई कुजुल कडफिसेस आए, इन्होंने कुछ क्षेत्र पे भाई अधिकार कर लिया और तांबे गामे किसी ठीक है जाओ राजा हैं, चलने दिया। इन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य को विस्तार करने में कार्य शुरू कर दिया कि हमारा क्षेत्र भाई बड़ा चाहिए। और इन्होंने क्या किया फिर भाई? सोने और तांबे दोनों के सिक्के चलवाए। मतलब सोने के भी चलवाए, तांबे के चलवाए, और वही भाषा में भाई यूनानी और खरोष्टी लिपि में अंकित करवा के शुरू कर दिए। अब इनके सिक्कों पे था क्या? शिव की आकृति, नंदी, बैल और त्रिशूल आदि भी अंकित। मतलब इन्होंने सिक्के चलाए थे सोने चांदी के, तो वहाँ पे शंकर भगवान मतलब शिव की आकृति भी मिलेगी, नंदी बैल भी मिलेंगे, त्रिशूल भी मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें अंकित मिलती हैं इनके सिक्कों पे, ठीक है। सिक्के चलवाए, ठीक है, जो उसके शैव धर्म में आस्था को द्योतित करते हैं। बिम कडफिसेस ने अपने सिक्कों पर महेश्वर की उपाधि भी धारण की है। मतलब इनके जो सिक्के थे, इन्होंने अपने आप को कौन सी उपाधि दी डाली? महेश्वर की उपाधि। महेश्वर की उपाधि। अब पढ़ते हैं कनिष्क के बारे में।
दोस्तों कनिष्क, हाँ वही कनिष्क जिसके शासन काल में बौद्ध की चतुर्थ संगीति हुई थी। चतुर्थ संगीति यहीं से हुई थी, ठीक है ना। चलिए जानते हैं इनके बारे में भाई। का पॉइंट ये क्या, चलिए कोई नहीं। चलिए भाई, अब पढ़ते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क के शासनकाल की अगर बात करी जाए तो कहाँ से कहाँ तक है भाई, 78 ईस्वी से 105 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ईस्वी तक है, सॉरी ईस्वी, क्योंकि प्रथम शताब्दी तो शुरू हो ही गई थी, चतुर्थ संगीत में प्रथम शताब्दी शुरू हो गई थी, ठीक है। अब इनकी जो राजधानी थी कहाँ पे थी, पुरुषपुर, पेशावर तथा मथुरा, कनिष्क की जो राजधानी थी। अब चलिए बात करते हैं भाई कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि। राज्यारोहण मतलब जब इन्होंने राज्य अभिषेक करवाया था या राज्य स्थापित किया था, वो कौन सी थी भाई, 78 ईस्वी में। और ये कौन थे भाई, जो भारत में शक संवत का सूचक हैं, शक संवत के सूचक हैं। अब कनिष्क का चीन से चीन के एक शासक थे, क्या नाम था उनका भाई, पांचाओ, ऐसे ही नाम होते हैं, चुंग चैं पांचाओ, ऐसे चाइना के तो सब ऐसे ही नाम है, बढ़िया। एक शासक थे भाई पांचाओ, उनसे युद्ध हुआ। पहली बार क्या हुआ, जब उनसे युद्ध हुआ तो कनिष्क हार गए, लेकिन बाद में जीत मिली उन्हें। मतलब दोबारा जब युद्ध हुआ बहुत खदेड़े, बहुत मारे कूटे भगा दिए, और लेकिन बाद में भाई विजय वही बने। अब यहीं से क्या होगा, कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलग्राम में, कहाँ पे, कुंडलवन में, या कुंडग्राम भी कहीं कहीं मिलता आपको, यहीं पे क्या बैठी थी भाई, बौद्ध की चतुर्थ संगीति, बौद्ध की चतुर्थ संगीति यहीं पे बैठी थी। और यहीं से बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। दोस्तों याद रखना, इनके बारे में कुछ बात बता दूं मैं। कनिष्क ने ही, किसने, कनिष्क ने सबसे पहले गौतम बुद्ध को किसकी उपाधि दी, भगवान की, भगवान की उपाधि दी। देखो उनके, जब वो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, देहावसान हुआ था, तब से लेके हमेशा सिर्फ बौद्ध की बातें चलती थी, भगवान बुद्ध के कहे हुए तथ्य चलते थे, उनकी बातें चलती थी। लेकिन हमारे कनिष्क जो थे, राजा थे, इन्होंने दो शैलियाँ तैयार की और मूर्ति पूजा वहीं से शुरू कर दी। इनके ही शासनकाल में पता चलता है कि हाँ, भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ, एक शैली जो थी, कहीं आशीर्वाद देते हुए अपने योग में बैठे हुए, तो ये जो दो मूर्तियों का जो प्रचलन चला, जो मूर्ति चली, वो इन्हीं ने करवाई थी, ठीक है दोस्तों। अब अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, देखो एक बार में सारा पढ़ लोगे तो समझ में भी नहीं आएगा, इसीलिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जानेंगे कि राजा तो बहुत हुए, अब उसमें ऐसे कौन से राजा थे, सिर्फ भारतीय राजा थे, फिर इनके मुख्य जो मुख्य चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर कुछ चर्चा होंगी अगले पार्ट में, और उसके बाद मौर्योत्तर काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो डाउट अपना, कि हाँ ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ पता नहीं है, ये चीज़ हमें जानकारी, आपके लिए वो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद। लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर करना।